Assalamu alaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 13. Today we discuss and start the chapter number 5, that is the system modeling. In earlier lecture we discussed the system engineering process, system requirement engineering process, and we complete the requirement engineering process. And lastly, we discussed the change management and management change, the requirement change management process, and slightly we discussed the system maintenance phase. इन लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। और मैं अब आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सिर्फ कोडिंग का काम नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात की, उसको हमने डिटेल से देखा और हमें ये अंदाज़ा हुआ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसलिए हम इन चीज़ों पे मतलब एज ए प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर किन किन स्टेजेस से गुज़रता है डेवलपमेंट के दौरान। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है और सिस्टम मॉडलिंग इसका नाम है। इसके नाम से जाहिर है कि अब हम रिक्वायरमेंट से नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आ गए हैं। हमने ये यानी इस चीज़ को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऑलरेडी इसका पता है और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कई लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। अगले 2 से 3 लेक्चर्स जो हैं वो इस सिस्टम मॉडलिंग पे हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे या ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हम जो कवर करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स की कैटेगरी है, इंटरेक्शन मॉडल्स की कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल मॉडल की कैटेगरी है, बिहेवियरल मॉडल की कैटेगरी है, मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो ये टोटल जो है वो 5 तरह के मॉडल्स और 5 तरह की टेक्निक्स आप कह लें जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले हम एक मॉडल पढ़ भी आए हैं, अगर आपको याद हो, जिसमें रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन टेक्निक की जो एक बेहतर टेक्निक हमने देखी वो यूज़ केस मॉडलिंग है। तो हमने कहा कि यूज़ केस डायग्राम्स बनाए जाते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ केस मॉडल्स बनाते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक सिस्टम के अंदर कितने एक्टर्स हैं और कितनी यूज़ केसेस हैं। ऑलरेडी हम उसको कवर कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर के अंदर, और अब हम आगे फर्दर मॉडल्स देखेंगे कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। बेसिकली इन तमाम मॉडल्स का काम एनालिसिस करना होता है, कि डिज़ाइन बनाना होता है, सिस्टम का एनालिसिस भी आ जाता है और डिज़ाइन भी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सिस्टम मॉडलिंग है क्या। द सिस्टम मॉडलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द सिस्टम, कि हम एक अपने सिस्टम के लिए एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, लॉजिकल मॉडल बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम वर्किंग क्या परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, हर कंपोनेंट का अपना बुनियादी फंक्शन क्या है और तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन क्या है। ये बेसिकली हम सिस्टम मॉडलिंग से एग्जिबिट करते हैं। एंड विद
ईच मॉडल प्रेजेंटिंग द डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, कि हर मॉडल हमें एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा या एक ख़ास किस्म की व्यू प्रेजेंट कर रहा होगा हमारे सामने, जिसको देख के हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्यू की बात की मैंने, पर्सपेक्टिव की बात की कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देख रहे होंगे हर मॉडल को। यहाँ पे ये सोचना कि ये तमाम मॉडल्स बनाना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह का मॉडल आपको एक स्पेसिफिक तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। हमने उस सिस्टम को हर लिहाज से अंडरस्टैंड करना है, ना कि सिर्फ किसी एक पर्सपेक्टिव से देखना है, हमने उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है ताकि अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो सके। System modeling has now come to mean representing a system using some kind of graphical notation. System modeling के अंदर हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाते हैं मुख्तलिफ ग्राफिकल शेप्स के साथ या नोटेशन के साथ, यानी कोई ग्राफिकल टूल्स होंगे हमारे पास जिनको इस्तेमाल करके हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एक सिस्टम मॉडल के हवाले से। आलमोस्ट ये तमाम जो नोटेशंस हैं ये UML बेस्ड हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML का तस्करा मैंने लास्ट चैप्टर में भी किया था, जहां हम यूज़ केस डायग्राम स्टडी कर रहे थे कि यूज़ केस डायग्राम भी एक UML बेस्ड नोटेशन है। ये एक ऐसी नोटेशन है जिसको हर कोई अंडरस्टैंड करता है, हर कंट्री में अंडरस्टैंड किया जाता है, क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड बन चुका है। और जो चीज़ स्टैंडर्ड बन जाती है उसको सिर्फ आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, पूरी दुनिया अंडरस्टैंड करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो आप UML में मॉडल बनाएंगे वो हर कोई अंडरस्टैंड करेगा जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो शक्ल बनाई है वो किसी दूसरे मुल्क में उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका शायद कोई अपना मॉडल होगा उस हवाले से। ये UML बनाया ही इसी मकसद के लिए गया कि तमाम यानी इस कम्युनिटी के लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। System modeling helps the analyst to understand the functionality of the system, and models are used to communicate with customers. सिस्टम मॉडलिंग सिस्टम एनालिस्ट की मदद करता है, हेल्प करता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म हो रही है, किन किन मरहाइल में परफॉर्म हो रही है, और हर यानी सिस्टम का एक एक फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, उस चीज़ को एनालिस्ट साहब अंडरस्टैंड करने के लिए ये मॉडल्स सामने रखते हैं या बनाते हैं। मॉडल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। फिर इन मॉडल्स के ज़रिए हम कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड किया जा सके। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी ही मतलब डायग्राम बना के ख़ुद ही उसको देखते रहें और ख़ुद ही उसको पढ़ते रहें, ख़ुद ही उसको अंडरस्टैंड करते रहें, हम कस्टमर से बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें, तो फिर ऐसा होगा कि वो सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट्स पे तो बेस्ड होगा लेकिन यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मुनहसर नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। एग्जिस्टिंग एंड प्लान सिस्टम मॉडल्स। Models of the existing system are used during the requirement engineering, यानी हमारे पास जो मॉडल्स हैं ओवरऑल ऑलरेडी वो बेसिकली वही मॉडल्स होंगे इस वक्त जो आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेस में बनाए होंगे, जैसे कि यूज़ केस डायग्राम, जैसे कि हमने और तरह के फ्लो चार्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। They help clarify what existing system does and can used as the basis for discussing its strengths and weaknesses. Already हमने एक मॉडल, एक सिस्टम बनाया होगा,
उस सिस्टम को देख के, उस सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन को देख के, अगर उस सिस्टम में कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है उसको देख के हम उस सिस्टम की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसकी वीकनेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन कौन सी हैं। क्योंकि जो हम नया सिस्टम बनाना चाहेंगे वो ज़रूर ऐसा होगा जो पिछले सिस्टम से काफ़ी बेहतर होगा, और उसमें जो पहले वीकनेसेस थी वो अब इस सिस्टम में स्ट्रेंथ बन सकती हैं, ये बिल्कुल वीकनेसेस नहीं होंगी। Models of the new system are used during the requirements engineering to help explain the proposed requirement to the other system stakeholder। कि न्यू सिस्टम के जो मॉडल्स होंगे जो आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बनाए होंगे वो बेसिकली वही होंगे जो आपने स्टेक होल्डर से डिस्कस किए होंगे। Engineer use these models to discuss design proposals and to document the system for implementation। जो इंजीनियर हजरात हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने डिज़ाइन बनाना है तो उनके लिए वो जो पिछले मॉडल्स हैं वो एज ए इंफॉर्मेशन या रिव्यू के तौर पर इस्तेमाल होंगे कि उनको देख के आप आगे फर्दर कैसे डिज़ाइन में उनको यूज़ कर सकते हैं। In the model driven engineering process it is possible to generate a complete or partial system implementation from the system model। बेसिकली हम यहाँ पे एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे या कोई पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे सिस्टम मॉडल से। अब हम बात करें कि जी सिस्टम का क्या पर्सपेक्टिव है। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, वेयर आर यू मॉडल कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी अगर आप इसको एक्सटर्नली देखें तो आप मॉडल को कैसे देखते हैं, आप सिस्टम को कैसे देखते हैं, या इन्वायरमेंट को कैसे आप देखते हैं, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी इन्वायरमेंट क्या है। क्योंकि सिस्टम की जो एक्सटर्नली चीज़ें हैं उनमें उसकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा पर्सपेक्टिव इंटरेक्शन का हो सकता है कि इन्वायरमेंट का और सिस्टम का आपस में इंटरेक्शन क्या है, सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ये भी देखा जाता है। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं कि वेयर यू मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम किस तरीके से कहाँ कहाँ मॉडलाइज करेंगे, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, कि वो क्या स्ट्रक्चर होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम में। तो ये इसका स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव होगा। और चौथा जो पर्सपेक्टिव है वो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है कि आपका सिस्टम डायनेमिकली कैसे बिहेव करेगा, आप यानी आप उसके साथ क्या उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो डायनेमिकली उसको कैसे सॉल्व करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा, और वो कैसे एक इवेंट के अवेज जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये इसका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है। यानी ओवरऑल ये चार ही पर्सपेक्टिव हैं। एक तो हम मतलब जो डायग्राम बनाएंगे वो एक्सटर्नली उनका पर्सपेक्टिव होगा कि इन्वायरमेंट और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिस्टम का कहाँ कहाँ मतलब इन्वायरमेंट में मॉडल किया जा सकता है। दूसरा कि इंटरेक्शन सिस्टम की इन्वायरमेंट के साथ और सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स के साथ क्या है, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इंटरेक्शंस मॉडल्स होंगे ज़ाहिर है। और स्ट्रक्चरल मॉडल्स या पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन यानी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे है, डाटा कैसे पास होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर। और चौथा और लास्ट जो हम पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे वो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर क्या है और एक इवेंट की खातिर क्या कैसे सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड करता है। ऑफ कोर्स हम इनको आगे डिटेल से इसी चैप्टर में देखने वाले हैं।
अब सबसे पहले हम देखते हैं यूएमएल डायग्राम टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ डायग्राम देखेंगे विच शोज़ द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस और इन द डाटा प्रोसेसिंग के एक प्रोसेस के अंदर यानी सिस्टम की एक प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके अंदर डाटा कैसे प्रोसेस होता है। ये चीज़ एग्जिबिट होगी एक्टिविटीज़ डायग्राम से। अनदर टाइप ऑफ डायग्राम यूज़ केस डायग्राम, जिसको हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। इसमें बेसिकली सिस्टम और उसकी इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन दिखाया जाता है, यानी सिस्टम में वो तमाम यूज़ केसेस होंगे और इन्वायरमेंट में वो लोग होंगे जो उस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होगा उनको हम यूज़ केस मॉडल से कैप्चर करेंगे। Another type of the use case diagram, UML diagram, that is the sequence diagram. Sequence diagram basically behavioral या dynamic behavior को capture करता है, यानी इसमें हम बेसिक जो सिस्टम और एक्टर्स जो उसको परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं और सिस्टम के किन किन कंपोनेंट्स में आपस में क्या इंटरेक्शंस होता है। हर सिस्टम एक सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को मैसेज कैसे भेजता है, फिर उस मैसेज के रिस्पॉन्ड कैसे आता है, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस डायग्राम में कैप्चर होती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम दैट इज़ द क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम विच शो द ऑब्जेक्ट क्लासेस इन द सिस्टम एंड द एसोसिएशन बिटवीन द क्लासेस। इसका जो बेसिक ताल्लुक है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से होता है, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम की टोटल कितनी ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं और उन क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन कितनी किस्म की हैं। आपको ऊप से ये पता होगा कि क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन कितनी किस्म की हो सकती हैं, जिसमें हमने देखा था इनहेरिटेंस एक एसोसिएशन हो सकती है और भी कई तरह की एसोसिएशन है, ऑब्जेक्ट के दरमियान एसोसिएशंस होती हैं। तो ये हम कैप्चर करते हैं क्लास डायग्राम्स में। उसके अलावा स्टेट चार्ट या स्टेट डायग्राम्स होते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स को रिएक्ट करने के लिए कि कैसे परफॉर्म किया जाता है या एक कंपोनेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे मूव होता है, तो इस चीज़ को हम स्टेट डायग्राम से शो करते हैं। तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स देखेंगे आगे इस कोर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, और इनके ऊपर ज़ाहिर है एग्जाम्पल के ज़रिए बहस भी करेंगे। यूज़ ऑफ ग्राफिकल मॉडल्स, हम यूज़ क्यों करना चाहते हैं ग्राफिकल मॉडल? एज अ मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अबाउट एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज सिस्टम। शुरू में मैंने बताया है कि हम ये ग्राफिकल नोटेशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और जो हम प्रपोज कर रहे हैं सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये ग्राफिकल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट मॉडल आर ओके एज देयर रोल स्पोर्ट द डिस्कशन। ऐसा हो सकता है कि मॉडल्स जो हैं वो गलत हों या इनकम्प्लीट हों, लेकिन उस पर डिस्कशन हो सकती है। ए वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऑलरेडी हम एक सिस्टम जो ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया गया, इस चीज़ को समझने के लिए हम ग्राफिकल मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। ए डिटेल्ड सिस्टम डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट ए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, यानी ओवरऑल सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम मॉडल्स के ज़रिए यानी ग्राफिकल मॉडल्स के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब हम इंट्रोडक्शन तो कवर कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर इंडिविजुअली लेक्चर बनाऊँ हर तरह के मॉडल्स पे, ताकि आप बेहतर तौर पर इनको अंडरस्टैंड कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आप आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये तमाम
डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, ये डायग्राम्स आपने बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए इनके ऊपर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगले लेक्चर्स में हम कॉन्टेक्स्ट मॉडल से स्टार्ट करेंगे और कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स में कौन कौन से डायग्राम्स लाई करते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ज़ाहिर है केस स्टडी लेके हम डायग्राम बनाएंगे भी सही, ताकि उस चीज़ को बेटर तौर पर अंडरस्टैंड किया जा सके और लर्निंग को बेहतर किया जा सके। तो आज के लेक्चर का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।